हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने राउट्स तो देखा फॉर बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट एंड वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, और वन वोलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों के लिए हमने राउट्स तो देख लिया है। और थर्ड वन है द गैसियस सॉल्यूट, वो हेनरी लॉ के जैसा ही बिहेव करेगा, उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो, यदि मेरे पास सॉल्वेंट है, अब राउट्स लॉ के किसी भी लॉ में देख लो, सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे हम और वो वोलेटाइल होता है। सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है, उसका मतलब क्या है, वोलेटाइल नेचर है। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होगा। यदि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होगा और वो वोलेटाइल है, तो उसकी टेंडेंसी होगी वेपर में कन्वर्ट होने की। अरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होगा ना, तो उसका वेपर प्रेशर होगा। अब देखो, ये प्योर सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, यदि मैं प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना, तो क्या होता है डिफरेंस। तो देखो, प्योर सॉल्वेंट जब होता है ना, फेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो अब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी होंगे और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे। तो पहले एक डिफरेंस समझ लेना, प्योर सॉल्वेंट में सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, और जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करके जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे। अब देखो, मतलब सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो जाएंगे। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल जो सरफेस कवर होंगे, फ्रैक्शन कवर बाय सॉल्वेंट पार्टिकल इज डिक्रीजेस। तो जो सॉल्वेंट जो कवर करते थे ना सरफेस, वो कम हो जाएगी। अब पहले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट करता था, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों करता है। अब देखो क्या होगा, तो सरफेस पे सॉल्वेंट भी होंगे और सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे। जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूट पार्टिकल वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये सॉल्वेंट पार्टिकल वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल है। ये सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखो, if fraction covered by solvent particle decreases, तो सॉल्वेंट पार्टिकल के यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यदि हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। बात समझ, किसी भी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ लो, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P10 मैं आपको बता रहा हूं 760 मिलीमीटर है, मिलीमीटर Hg। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा इन 760 के बदले इन 740 मिलीमीटर, मतलब कम होगा। अब देखो, एक डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो भी क्यों डिक्रीज होगा, सॉलिड पार्टिकल ऐड किया ना, इसलिए। तो वो सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन कौन सॉलिड पार्टिकल में देखो, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब सॉलिड कोई भी ले लो, आप सॉलिड एज ए सॉलिड ग्लूकोज ले लो, या एज ए फ्रुक्टोज ले लो, सुक्रोज ले लो, यूरिया ले लो। अब कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल ले लेंगे, तो सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कवर हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे। यदि सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो वेपर कम बनेगी। मतलब वो नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी सॉल्यूट ऐड कर लो, ग्लूकोज ऐड कर लो, सुक्रोज ऐड कर लो, फ्रुक्टोज ऐड कर लो, यूरिया ऐड कर लो, सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब देखो,
यदि मैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा ऐड करूंगा तो सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। सरफेस पे यदि मैं सॉलिड पार्टिकल ज्यादा ले लूं, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। यदि मैं सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर दूं, समझो ये सॉल्यूट पार्टिकल नहीं ले लूं, सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, जो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करे, मतलब सॉलिड पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करे, वैसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है वो आपको याद कर लेनी है एग्जाम के लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इस पर नेचर कौन है, सॉलिड पार्टिकल कौन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इतना याद रखो तभी चलेगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फिर टोटल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेंगे, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वैसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमको सॉल्यूशन में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, इसका मीनिंग भी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो कोई सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो देखो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, जब मैं किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, हमने राउट लो में पढ़ चुके हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सरफेस दोनों से कवर होगी, सॉल्वेंट भी होंगे और सॉल्यूट भी होंगे, और सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ वेपर के पार्टिकल कवर में होगा। मतलब सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने सरफेस छोड़ के चले जाएंगे, सॉलिड के सरफेस नहीं छोड़ेंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब देखो यदि मैंने जो सॉलिड पार्टिकल ज्यादा ऐड किया होगा कर्ता में, तो सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, तो वेपर कम बनती है। डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। मतलब वो सॉलिड पार्टिकल कौन सा है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसके आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीनिंग समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही है, जो प्रॉपर्टी सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, सॉलिड पार्टिकल पे नेचर पे डिपेंड न करे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लोअर होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी। वो सॉलिड पार्टिकल कौन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो मेरे पास एक सॉल्वेंट है, उसको मैं बोलता हूँ कंपोनेंट 1, सॉल्यूट है
उसको बोलता हूँ कंपोनेंट 2 और एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके, दो कंपोनेंट मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बना दिया। अब देखो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय x1 मतलब कंपोनेंट 1, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय x2। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय P। मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 is denoted by N1, mole of solute, so mole of solute is denoted by N2। अब देखो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट है ना 1, वो वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब देखो यहाँ पे जब वेपर बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, बिकॉज सॉल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट की तो वेपर ही नहीं बनेगी। तो याद रखना, वैसे हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम देखें तो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर बनेगी ही नहीं, ये 0 प्लस सॉल्वेंट, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है पहले, तो याद रखना, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसका 0 हो जाएगा। ये सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद रखना, जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। कि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसकी तो वेपर बनेगी ही नहीं। इतना बस समझ में आ गया। तो याद रखना, मैं बोलता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों इक्वल ही होंगे। तो देखो, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसकी वेपर नहीं बनेगी। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय P1, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P विल बी ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से ही होगी। देयरफॉर P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P। देखो, जब दो एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जब ऐड करते हैं ना, तो उसकी तो वेपर बनने वाली नहीं है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम होगा, याद रखना। ओके, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या है, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ सॉल्वेंट 1 वोलेटाइल है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ये राउट्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं हम। ओके, तो यदि हम मुझको भाई प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, प्रोपोर्शनल निकालना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वल, और मैं P1 0 मैंने बताया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम वेपर प्रेशर में क्या लेंगे, जो कंपोनेंट है ना वही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ले लो। तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो हम बोलेंगे P1 0 इंटू x1। P1 0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 0 इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखो, मैंने यहां पे कर दिया P और P1 सेम है। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P1 0 इंटू x1। अब P लिखो या P1 लिखो, बोथ आर सेम। ये रिलेशन हमको क्या बताता है, इक्वेशन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के ये रिलेशन है। अब देखो, किसी भी सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, किसी भी सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं,
तो बोलो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय P is less than vapor pressure of the pure solvent P10। इतनी बात समझ में आ गई। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मैं बोल दूंगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो प्योर फॉर्म में जो होगा वो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, उसमें यदि मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा जो सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। इतनी बात समझ। तो P1 लेस देन P10। P1 और P दोनों सेम ही है। P1 है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट लेकिन सॉल्यूशन में, P क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों इक्वल होगा। P10 क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है ना तब, प्योर फॉर्म मतलब जब सॉल्वेंट है ना तभी। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। देखो मैंने क्या लिया था, पहले सॉल्वेंट लिया था। सॉल्वेंट क्या था, वोलेटाइल था। यदि इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दूंगा तो सरफेस में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल भी आ जाएंगे। मतलब सॉल्वेंट जो सरफेस कवर करता है, मतलब सरफेस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे सॉल्वेंट भी होगा और सॉलिड भी होगा। यदि सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज कम होगा। और हमको मालूम है सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन दोनों सेम होगा। तो P1 लेस देन P10। तो हम बोलेंगे लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। यदि मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू है 760 मिलीमीटर और उसकी वैल्यू है 740 मिलीमीटर, देखो मैं बोलता हूं इसकी वैल्यू है 740 मिलीमीटर, उसकी वैल्यू है 760 मिलीमीटर, तो कितना कम हुआ, तो हम बोलेंगे P10 760 माइनस 740। तो देखना, सो लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन एज P10 माइनस P1। P10 क्या है, तो मैं लिखता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कितना वेपर प्रेशर कम होगा, तो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो तो डिफरेंस जाएगा। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो P10 माइनस P1। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? उसके आगे तो सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप है। तो P1 इज इक्वल टू क्या है, तो अकॉर्डिंग टू राउस्टो देखो एरा P1 इज इक्वल टू क्या है, P10 इंटू x1, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, P10 माइनस P10 x1। यहाँ से P10 कॉमन निकाल दो, यहाँ से P10 आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा 1 माइनस x1। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 के मूल फ्रैक्शन है x1, कंपोनेंट 2 के मूल फ्रैक्शन है x2, दोनों का समेशन क्या होता है 1। तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होगा x2। यहां से P10 नीचे ले आओ तो डेल्टा P1 अपॉन P10 इंटू इज इक्वल टू x2। डेल्टा P1 क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P10। ये दोनों को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो समझ लेना, डेल्टा P को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन डेल्टा P अपॉन P10 को हम बोलते हैं, ये दोनों सेम ही है, डेल्टा P अपॉन P10 उसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो याद रखना
डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P1 अपॉन P1 0, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आपको याद रखना है। रिलेटिव लो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, याद रखना। देखो, सो relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute, is equal to the mole fraction of solute। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। आपको याद रखना है, याद रख लिया है? हाँ, 2 बार बोल दो, याद रह जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, अब ये राउस लॉ ही बोला जाता है उसको फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउस लॉ का यूज करके हम, यदि हमारे पास कोई सॉल्यूट है, अननोन सॉल्यूट है, उसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, मेरे पास राउस लॉ है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। X2 का क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस L2। बट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस कंपेयर टू द मोल ऑफ सॉल्वेंट। मतलब वैल्यू ऑफ N1 इज वेरी लो कंपेयर टू N2। तो हम साइंस में क्या करते हैं, 2 वैल्यू की कंपेयर करो तो जिसकी वैल्यू लो होती है, बहुत कम होती है, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P10 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N क्या है, मोल। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। देखो, N2 का क्या होगा, W2 अपॉन M2, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका कैलकुलेशन किया था W2 अपॉन M2 M1 अपॉन W1, ये याद रख लेना। अब देखो, मैंने बताता हूँ, W2 मतलब क्या है, सॉल्यूट, 1 मतलब क्या है, सॉल्वेंट। तो W2 का मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 का मीनिंग क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 का मीनिंग क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 का मीनिंग क्या होगा, मास सॉल्वेंट। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला में यदि आपको सबकी वैल्यू नोन है, गिवन है, सिर्फ एक की वैल्यू अननोन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझो को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बना दो। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बनाने से आपको, यदि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बना दो तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला आपको बना दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का ये फॉर्मूला बन गया। मैं आपको बोलता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है ये फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू रख दो, फॉर्मूला बना दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, आप फॉर्मूला अपने आप बना भी सकते हो, रटना नहीं हो तो देखो इक्वेशन देखते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to a 39 gram of benzene. एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, वो 5 ग्राम ऐड करते, 0.5 ग्राम ऐड करते हैं टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन इट्स 0.8545 बार। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है 0.854 बार।
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। जब भी आपको याद रखो, जब भी वेपर प्रेशर आ जाए तो राउश लो, और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाए तो वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड हम क्या अप्लाई करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। याद रखो, देखो सॉलिड प्लस सॉलिड इज इक्वल टू सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर फॉर्म, मतलब P0, और बेंजीन है वो सॉल्वेंट है, तो P01 हमको गिवन है 0.850 बार। वो लिखा है, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मतलब सॉलिड, इसका मास है 0.5 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉलिड का मास है 0.5 ग्राम, सॉल्वेंट बेंजीन का मास है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और उसका बेंजीन का मोलर मास है 78 ग्राम पर। देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 हो जाता है 0.845 बार। तो देखो मेरे पास एक सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 0.850, मैंने 39 ग्राम लिया, इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ, 0.5 ग्राम ऐड करता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गए 0.850 से कम हो गए 0.845 हो रहा है। ये सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो वेपर प्रेशर आ गया मतलब राउच लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया तो याद कर लेना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो क्या होगा, P10 माइनस P1, देखो P10 माइनस P1 अपॉन P10 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, लेकिन हम बोल देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है तो अपॉन सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला देख लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मतलब ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख दो। चलो ये फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.850 माइनस P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.845 अपॉन P10 0.850। मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है 0.5 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास है 0.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास 78 हमको गिवन है, तो बेंजीन का मोलर मास 78 गिवन है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास हमको गिवन है 39 ग्राम, तो 39 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। हम एक और न्यूमेरिकल ले देते हैं, चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन। एन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें एज ए सॉल्वेंट वाटर होता है, तो जिसमें एज ए सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। तो एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मेरे पास 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर है 1.004। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, तो देखो 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड, 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मीनिंग क्या होगा, तो 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मीनिंग होगा 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो W/W समझ लो, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 98। तो सॉल्यूट है 2 ग्राम, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 2 98 ग्राम। मोलर मास, तो देखो मुझको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स प्रेशर। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.004 बार गिवन। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंट का है 18। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। आपको यहाँ पे बताया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर सॉल्वेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 1 एटमोस्फियर। 1 एटमोस्फियर को हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार। तो याद रखना यहाँ पे वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 एटमोस्फियर है, याद रखना 1.013 बार। तो P10 आपको गिवन नहीं था, आपको यहाँ पे छुपा हुआ था एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिख के। यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, याद रखना एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 1 एटमोस्फियर। 1 atmosphere means 1.013 bar, and the vapor pressure of the solution was given P1 is 1.004 bar, वो given है। तो देखो वेपर प्रेशर आ गया, ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। वेपर प्रेशर आता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। P10 मतलब प्योर सॉल्वेंट का, तो वाटर का प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है 1013 बार। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 1.004 अपॉन P0। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, उसका मोलर मास है 18। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने किया 82 ग्राम था, 100 था, तो ये कितना आ जाएगा 98। रख दो वैल्यू, कैलकुलेशन करने से हमको मोलर मास मिल जाता है सॉल्यूट का 41.35 ग्राम पर मोल। ओके, तो इतना कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।